जाएगा निर्व्यय। क्या बन जाएगा? निर्व्यय। जैसे मूल शब्द है बल। क्या शब्द है? बल। अगर बल के अंदर आपने क्या जोड़ दिया? निर उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? निर्बल। जैसे मूल शब्द है बास या वेग। क्या है? वास। अगर वास में क्या जोड़ दिया? निरुपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? निर्वाश। वेग मूल शब्द है, अगर इसमें आपने निरुपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बनेगा? निर्वेग। जैसे ही एक शब्द है नीरज। नीरज, इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है? मूल शब्द क्या है इसमें? हम्म? अज। कैसे है भाई? अज। अच्छा, अगर निर उपसर्ग होगा तो अज मूल शब्द होगा। अच्छा, और कोई? हाँ। क्या? हाँ। बोलिए और सोचिए। क्या? वेग होता है, वेग कहते हैं गति, जैसे गति में होता है ना वेग। निर्वेग मतलब बिना वेग के, मतलब एक चाल होती है वेग। बोलिए। नीरज में सोचिए, देखिए आपको दो शब्द दिख सकते हैं यहाँ पर। एक शब्द होता है निर। नीर। नीर शब्द होता है। नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। और एक होता है रज, ये भी शब्द होता है। ये भी तो क्या है? शब्द है। अगर आपसे नीरज पूछ लिया जाए, तो नीरज में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसे उपसर्ग कौन सा है। अगर उपसर्ग पूछा जाए तो इसमें होता है निर उपसर्ग। कौन सा होता है? निर। निर प्लस रज। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय होगा इसमें जय प्रत्यय। कौन सा होगा? जय प्रत्यय। क्योंकि नीर क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द क्या है? नीर है। अगर उपसर्ग में बात करेंगे तो मूल शब्द क्या है? रज है। अगर प्रत्यय में बात करेंगे तो मूल शब्द है नीर। क्यों है? बात करते हैं क्यों है। इसमें नी उपसर्ग क्यों नहीं है? अगर अपन बात करें, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि संधि जब अपन करते हैं, जब अपन संधि करते हैं, जैसे निर है, निर हुआ, अलम हुआ, पुनश हुआ, पुनर हुआ, ऐसे ये क्या होते हैं? एक निस हुआ, ये क्या होते हैं? ये संस्कृत अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? संस्कृत अव्यय। और संस्कृत अव्यय की जब अपन बात करते हैं तो इनको जोड़ करके इन शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है? इनको जोड़ करके ये किस तरह जुड़ते हैं? उपसर्ग की भांति ही जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? उपसर्ग की भांति जुड़ते हैं। और जब ये जुड़ते हैं तो इससे क्या होता है? एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? एक नया शब्द बनता है। लेकिन जब अपन संधि करते हैं, जब अपन संधि करते हैं, वहां पर कभी भी इस आधे शब्द को नहीं लिया जाता है।
क्या नहीं जाता है, इस आधे शब्द को नहीं लिया जाता है। वहां पर क्या लिखा जाएगा, नी के बाद विसर्ग, संधि करेंगे तो क्या आएगा, नीरज की संधि करेंगे तो नी प्लस रज, क्या होगा, नी प्लस रज। ठीक है, वहां पर आपको ये आधा रे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उपसर्ग की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, निर, क्या लिखना पड़ेगा, निर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे कौन सी, अच्छा ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में कैसे ली जाती है, देखो ये क्या है, वर्तनी होती है, क्या है, वर्तनी है। वर्तनी में अपन क्या देखते हैं कि जो व्याकरण की दृष्टि से है, जो शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है नीरज, क्या होता है, नीरज। और नीरज कहां पर होता है, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। अगर संस्कृत के हिसाब से देखें तो सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है, ये वाला है। अगर तद्भव में बात करें तो तद्भव में अपन इसे इस तरह लिख देते हैं तो चल जाता है काम, लेकिन कहीं पर इसे गलत भी मान लिया जाता है, तद्भव में काम चल जाता है इसका, नीरज इस तरह लिख देते हैं वहां पर। जैसे मैं कुछ शब्द बताऊं आपको, प्रतिघात, प्रतिघात, और एक है प्रतिघात, दोनों ही शब्द हैं, क्या है, दोनों ही शब्द हैं। ये प्रतिघात है और ये प्रतिघात, दोनों का अर्थ एक है, दोनों का क्या है, अर्थ भी एक है और भाव भी एक है। लेकिन ये प्रतिघात क्या है, तत्सम है, कैसा है, तत्सम है। और ये क्या है, तद्भव है। तत्सम क्या है कि जो मूल शब्दकोश है, क्या है, क्योंकि जो हिंदी का जो जो उत्पन्न हुई है वो कहां से हुई है, संस्कृत से। मूल स्रोत क्या है इनका, संस्कृत ही है। तो जहां पर संस्कृत में जो शुद्ध है, और तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है, तो वहां पर जो शुद्ध है वो क्या है, प्रतिघात। अगर अपन जब अपन कौन सी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी की व्याकरण, तो अपने लिए कौन सा सही है, प्रतिघात। बात क्लियर, ऐसे ही ये होते हैं। जैसे अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं, इसका अर्थ क्या होगा और इसका अर्थ क्या होगा, हाँ, नीरज, हाँ नीरज कमल को बोलते हैं, नीरज कमल का पर्यायवाची है, हाँ ठीक है। और हाँ, बिना रज नहीं, देखो अर्थ निकालना सीखो। मैंने आपको बताया जय, जय का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना। जय का जो अर्थ होता है वह होता है उत्पन्न होना। और नीर मतलब जल, जल में, जल से उत्पन्न होने वाला। और जल से उत्पन्न कौन होगा, कमल। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो गया, नीरज। बात क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर उपसर्ग की, निर प्लस रज। अब जो निर प्लस रज है, जो इसका अर्थ होता है रज, रज ये शब्द किसके लिए आया है, रज तीन गुण होते हैं, क्या होते हैं, प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। सत्व है, एक रज है, और एक तम है। जिसको सत्व को बोल जाता है सात्विक, रज को बोल जाता है राजसी, और तम को बोल जाता है तामसी। ये तीन गुण ही क्या है, हर मनुष्य हर जीव में विद्वान होते हैं। जो सत्व को बढ़ाता है वो सात्विक कहलाता है, जो रज को बढ़ाता है वो राजसी कहलाता है, और जो तम को बढ़ाता है वह तामसी प्रवृत्ति का कहलाता है। बात क्लियर। अब जो यहाँ पर रज जो है, ये रज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये रज इसके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये रज जो हुआ है प्रयुक्त, ये रजस्वला स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए है, रजस्वला स्त्री के लिए यहाँ पर यह रज प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है रजस्वला
न होने वाली स्त्री। निर मतलब न होने वाली, रजस्वला, न होने वाली स्त्री, उसको बोलते हैं नीरज। हाँ, रजस्वला मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जो पीरियड होता है ना लेडीजों में, वो। बात क्लियर? रजस्वला। जैसे नेक्स्ट देखिए, निर्लेप। मूल शब्द है लेप। क्या शब्द है मूल? मूल शब्द है लेप। लेप में क्या जुड़ा? निर उपसर्ग जुड़ा, तो क्या बन गया? निर्लेप। निर्लेप। जैसे निर्भिमान। निर्भिमान, निर्भिलाषा। निर्भिमान। यहां पर देखिए, मूल अगर आपसे पूछा जाए निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? क्या है? अभिमान। अभिमान में भी देखिए, अगर मूल शब्द और ढूंढे तो क्या मिलेगा? नहीं, मान। क्या मिलेगा? मान। आपको पढ़ाया ना मैंने, अभी भी क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो यहां पर आपको कितने उपसर्ग दिखाई देंगे? दो उपसर्ग। अगर मूल शब्द की बात करूं तो क्या होगा? मान। एक हो गया निरुपसर्ग, दूसरा हो गया अभी उपसर्ग, और तीसरा ये क्या है? मूल शब्द। तीसरा क्या है? मान। क्या है यहां पर? मूल शब्द है। जैसे निर्भिलाषा। निर्भिलाषा, तो क्या हो जाएगा? निर उपसर्ग अभी प्लस लाशा। मूल शब्द क्या है? लाशा। ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट उपसर्ग डालिए, निस। निस। जो निस का भावार्थ होता है वह होता है रहित या पूरा। रहित या पूरा। जैसे मूल शब्द है तेज। क्या है? तेज। अगर तेज में अपन ने क्या जोड़ दिया? निस उपसर्ग जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? निस उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? निस्तेज। जैसे संदेह। मूल शब्द क्या है? संदेह। संदेह में निस उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? निस्संदेह। जैसे मूल शब्द है संकोच। संकोच में निस उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? निसंकोच। निसंकोच। बात क्लियर है? नेक्स्ट उपसर्ग देखिए, परा उपसर्ग। हम्म, नहीं, ये बोल रहे हो आप? निसंदेह, ये ठीक है। क्या? ये विसर्ग नहीं लगाए तो गलत है। तो गलत है। या तो आप इस तरह लिखिए, या फिर लिखिए इस तरह।
ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग देखिए, परा उपसर्ग। जो परा उपसर्ग है इसका भावार्थ होता है पीछे, पराया, अनादर, उल्टा। अनादर, उल्टा। देखिए जैसे जय, मूल शब्द क्या है? जय। जय में परा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? पराजय। जैसे काष्टा, मूल शब्द क्या है? काष्टा। और काष्टा में क्या जोड़ दिया? परा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? पराकाष्ठा। क्या बन गया? पराकाष्ठा। जैसे मूल शब्द है विद्या। क्या है? विद्या। और विद्या में क्या जोड़ दिया? परा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी? पराविद्या। पराविद्या। बात क्लियर? किसे कहते हैं पराविद्या? हाँ, किसे कहते हैं बोलिए? पराविद्या कहते हैं जो पदार्थ विद्या होती है। क्या होती है? पदार्थ विद्या होती है, उसको बोलते हैं पराविद्या। जैसे, जैसे आप कभी अ, जो ये होते हैं बाबा लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये करते हैं ना, वो हाथों घुमाते हैं और बोलते हैं, अग्नि लगा दी हमने। वो क्या करते हैं? वो पदार्थ विद्या जानते हैं। क्या जानते हैं? पदार्थ विद्या। पदार्थ का मतलब वो केमिस्ट्री का सोडियम को से क्या है? सोडियम का ज्ञान है उनको। वो सोडियम के बारे में जानते हैं कि अब सोडियम को हम अपने हवा से स्पर्श करेंगे, उसे या पानी में डालेंगे, या उसे पानी के छींटे मारेंगे, या उसे हवा में संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? सोडियम में आग लग जाती है। तो वो क्या रखते हैं अपने पास? सोडियम रखते हैं। क्या रखते हैं? पदार्थ क्या है? सोडियम। आग किसके कारण लग रही है? सोडियम के कारण। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? भाई हमने चमत्कार से क्या लगा दी? आग लगा दी। जैसे कई बार क्या करते हैं, वो पानी की छींटे मारते हैं और क्या हो जाता है? लाल लाल रंग हो जाता है। वो बोलते हैं खून है। वो क्या है? पदार्थ विद्या है। वो भी सारी क्या है? रिएक्शन है। वो सारी सारी क्या है? केमिकल पदार्थ है। ठीक है। जो उनका ज्ञान है, जो उनकी विद्या है, जो केमिस्ट्री का ज्ञान है, वो क्या कहलाती है? पराविद्या। बात क्लियर? जैसे एक शब्द है पराधीन, बहुत एग्जाम में घूमता हुआ शब्द है पराधीन। बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है? पर है। इसमें कौन सा है? पर है। इसमें परा उपसर्ग नहीं है। अगर मैं पूछूं इसमें कौन सा प्रत्यय है? हम्म, ना प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय। अगर मैं पूछूं इसमें कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? पर प्लस अधि प्लस ना। कौन कौन से हैं? पर प्लस अधि प्लस, सॉरी, ना नहीं, इन। कौन सा हो गया? इन। तो तभी संधि होगी। छोटी और छोटी, बड़ी, इन प्रत्यय है। सॉरी, नए प्रत्यय नहीं, इन प्रत्यय है। क्या है? पर प्लस अधि प्लस इन। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। और अधि उपसर्ग है। अगर मैं प्रत्यय की बात करूं तो कौन सा है? इन प्रत्यय। बात क्लियर? नेक्स्ट उपसर्ग डालिए, प्रय उपसर्ग। प्रय उपसर्ग। जो प्रय उपसर्ग है इसका भावार्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर,
अधिक, आगे, ऊपर। अधिक, आगे, ऊपर। मिटा दूं ना? जैसे मूल शब्द है चार। क्या है? चार। अगर चार में मैंने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रचार। जैसे मूल शब्द है ख्यात। ख्यात। ख्यात में प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रख्यात। जैसे मूल शब्द है इच्छा। इच्छा में प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बनेगा? बोलिए, क्या बनेगा? हम्म? परीक्षा। परीक्षा कैसे बनेगा? बनाइए। अच्छा, ये कह रहे हो आप? रे आधा है। देखो, एक रा बोल रही है आधा, एक पा बोल रही है। भाई वर्ण पढ़ाना आपने, पढ़ाना वर्ण तो फिर। हाँ, मैंने आपको बताया है कि कभी भी जब ऐसा रे दिखाई दे तो इसमें रे पूरा है और पे आधा है। ये इसका वर्ण विच्छेद है। शुरू शुरू क्लास में यही पढ़ाए थे आपको। इसमें क्या है? रा पूरा है और उसके बाद अंतिम स्वर, अंतिम वर्ण क्या है? आ है। अब बताइए। हाँ, बोलिए। निकिता, प्रियंका, ज्योति, बोलिए, क्या बनेगा? चलो इसकी संधि कीजिए। प्रा प्लस इच्छा। संधि कीजिए, कौन संधि है ये तो बता दीजिए। हाँ, प्र प्लस इच्छा। अरे भाई, गुण संधि है। आपने देख के बता रहे हो। हाँ, क्या है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए और आ वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो? ई हो, उ हो, या री हो। तो वहां पर क्या बन जाता है? जब एक ए प्लस ई आएगा तो ए बनता है। जब ए प्लस उ आता है तो ओ बनता है। जब ए प्लस री आता है तो क्या बनता है? अर का निर्माण होता है। तो वहां पर कौन संधि होती है? गुण संधि। अब यहां पर क्या आया है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है? आ है। और इधर क्या है? ई है। तो ए और ई मिलकर क्या बनाएंगी? ए। और ए बनाएंगी तो क्या बनेगा? प्रेक्षा। क्या बनेगा? प्रेक्षा। जैसे असन। असन क्या है? मूल शब्द है। असन है मूल शब्द। और इसमें अपन ने क्या जोड़ दिया? प्रय उपसर्ग जोड़ दिया। तो क्या बनेगा भाई? प्राशन। क्या बन जाएगा? प्राशन। और प्राशन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कैसे है? अ प्लस अ किसका निर्माण किया? बड़े आ का। प्राशन बोलते हैं भोजन। नेक्स्ट उपसर्ग देखिए, प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट उपसर्ग लिखिए प्रति।
प्रति का जो भावार्थ होता है वह होता है हर एक समान। क्या होता है? हर एक समान। हर एक समान या मुकाबले में। जैसे मूल शब्द है क्षण। अगर क्षण में प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बनेगा? प्रति क्षण। जैसे मूल शब्द है पल। अगर पल में प्रति उपसर्ग जोड़ा तो क्या बनेगा? प्रतिपल। जैसे मूल शब्द है दिन। प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। जैसे मूल शब्द है घात, तो क्या बन जाएगा? प्रतिघात। हम्म। 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 हाँ। तद्भव में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तत्सम में लिखेंगे तो शुद्ध ये है, जो आप कह रहे हो संधि हो जाएगी। तद्भव। यहाँ ये लिखना है आपको। हिंदी में पढ़ रहे हो आप, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हो। जैसे प्रति प्लस अय, संधि वाले कर लेते हैं कुछ। प्रति प्लस अय क्या बनेगा भाई? प्रति प्लस छाया क्या बनेगा? बताइए। प्रति प्लस अय, प्रति प्लस छाया। हम्म। हाँ, क्या बनेगा? प्रत्यय। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। बात क्लियर हो रही है ना? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में एक वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में असमान स्वर हो तो एक वर्ण को यण आदेश हो जाता है। ठीक है। ई को क्या आदेश हुआ? ये आदेश हुआ तो क्या निर्माण हुआ? प्रत्यय। और इसमें बताइए प्रति प्लस छाया कौन सी संधि है, पहले तो ये बताइए। हम्म। क्या? हाँ, व्यंजन संधि है। क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? बताया ना। ये क्या है? ता है। हाँ, तो क्या जाएगा? चे आ जाएगा। तादा वाला नियम। तो क्या बन जाएगा? प्रतीच्य छाया। प्रतीच्य छाया। नेक्स्ट उपसर्ग देखिए, बी उपसर्ग। कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट उपसर्ग है बी उपसर्ग। जो बी का भावार्थ होता है वह होता है असमानता या भिन्नता या हीनता।
असमानता, भिन्नता या हीनता। जैसे मूल शब्द है नाश। क्या है? नाश। नाश में क्या जोड़ा? बी उपसर्ग जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? विनाश। विनाश। जैसे मूल शब्द है देश। देश में अगर अपन ने बी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बनेगा? विदेश। मूल शब्द है से, अगर इसमें बी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन जाएगा? विषय। कौन संधि हो गई? हम्म, यण संधि। हाँ। कहां पर हुई है? मूर्धाशय, दंताशय का मूर्धाशय में परिवर्तन। विषय, व्यंजन संधि। जैसे बी प्लस अय, क्या बनेगा? बी प्लस आप्त, बी प्लस अय। क्या बनेगा? बताइए। बी प्लस अय, बी प्लस आप्त, बी प्लस अग्र, बी प्लस असन। क्या बन जाएगा? व्यय। हाँ। कौन संधि हुई है? यण संधि। यहां पर क्या बन जाएगा? व्याप्त। यण संधि यहां पर क्या बनेगा? व्यग्र। और यहां पर क्या बनेगा? व्यसन। सब में कौन संधि है? यण संधि। व्यग्र का अर्थ क्या होता है? व्याकुल। नेक्स्ट उपसर्ग देखिए, सम उपसर्ग। लिख लीजिए आराम से, हो जाए तब बता देना। हो गया? ऑनलाइन में हो गया? प्रियंका, निकिता? यस सर। ओके। नेक्स्ट उपसर्ग है सम। और जो सम उपसर्ग का जो भावार्थ होता है वह होता है पूर्णता, संयोग या अच्छा। पूर्णता, संयोग या अच्छा। जैसे अगर मूल शब्द ले लें भाव। क्या लिया? भाव। और भाव में क्या जोड़ दिया? सम उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? संभाव।
जैसे मूल शब्द है मुख, अगर इसमें सम उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? सम्मुख। जैसे मुख्य शब्द है गम, अगर गम में सम उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? संगम। क्या बनेगा? संगम। अब एक चीज बताइए मेरे को, क्या इनके किसका ये वाला रूप लिखा जा सकता है? संभाव, सम्मुख, तीनों सही हैं या गलत हैं? बोलिए। पढ़ा चुका हूं मैं इन चीजों को आपको। हाँ, दूसरा ठीक है। अच्छा, और इसमें नहीं लिख सकते? अच्छा। हाँ, इसका मतलब आप पढ़ के नहीं आते हो। मैंने बोला था ना, संधि देखो, संधि का पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, देखते नहीं हो। जहां पर पांचवा वर्ण हो, इधर भी पांचवा हो इधर भी पांचवा हो, वहां पर विसर्ग वाला रूप नहीं, सॉरी, अनुस्वार वाला रूप नहीं लिखते हैं। वहां पर अनुस्वार वाला रूप क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। और ये दोनों क्या है? सही हैं। आप उल्टा बोल रहे थे। नेक्स्ट देखिए, सु उपसर्ग। सु उपसर्ग। जो सु उपसर्ग है, इसका जो भावार्थ होता है वह होता है अधिक या अच्छा। अधिक या अच्छा। जैसे मूल शब्द है कर्म, अगर कर्म में अपन ने सु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? सुकर्म। जैसे मूल शब्द है गति, अगर गति में आपने सु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? सुगति। जैसे मूल शब्द है गंध, गंध में अपन ने क्या जोड़ा? सु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन जाएगा? सुगंध। जैसे मूल शब्द है अल्प, अल्प में यदि स्व उपसर्ग जोड़ा तो क्या बनेगा भाई? स्वल्प। कौन संधि हो जाएगी? हाँ? यण संधि। इक्को यन होता है। बात क्लियर है ना? यहाँ पर उ है, य, व, र, ल, तो यहाँ क्या होगा? उ होगा। उ या बड़ा उ। यहाँ क्या होगी? ई या बड़ी ई। यहाँ क्या होगा? री या बड़ी री। और ये लिरी वाला तुम्हारे यहाँ पर आता नहीं है, संस्कृत में होता है। ठीक है ना? तो उ की जगह क्या हो गया? व। तो क्या बन गया? स्वल्प। यण संधि। आगत, सूप तक जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? स्वागत। अक्ष, करूँ को डालिए, मैंने करूँ को खाया खुश होके इतना बड़ा कुआं में सूप से मैंने जोड़ करूँ को दिया। खुश होके खाया वहां पे। प्रियंका करूँ जी, क्या है? म्यूट हाँ, कीजिए अपना। खा लिया। प्रियंका। करूँ को आके को खा लिया। मैं बेवासी को खाती है जब, और मैं
स्वच्छ। चल गलत लिख दिया। स्वच्छ। प्रियंका म्यूट कीजिए अपना माइक। बात क्लियर है? कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। जो ये अपन ने जो पढ़े हैं अब तक, ये सारे की सारे 22 किसके उपसर्ग हैं? संस्कृत के उपसर्ग। अपन ने क्या पढ़े हैं अब तक? संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं। अब हेडिंग डालिए हिंदी के उपसर्ग। हेडिंग डालिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13। पहला उपसर्ग है ए। क्या उपसर्ग है? अ। ए का जो भावार्थ होता है वह होता है अभाव या निषेध में। निषेध। जैसे मूल शब्द है छूत, मैं ए उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अछूत। जैसे मूल शब्द है ज्ञान, मैं ए उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? अज्ञान। जैसे मूल शब्द है भाव, मैं ए उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? अभाव। जैसे मूल शब्द है कारण, कारण में ए उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? अकारण। बात क्लियर? सिंपल है भाई ये तो। वहां तो आपने संधि दी तत्सम में तो, संस्कृत वाले में, लेकिन यहाँ पर आपको संधि नहीं मिलेगी। तो तद्भव है, आसानी से चलेंगे। नेक्स्ट है अन उपसर्ग। अन। अन का भी जो भावार्थ होता है वह अभाव या निषेध ही होता है। क्या होता है? अभाव या निषेध। अन। अन को इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी है। अन। जैसे मोल, मूल शब्द क्या है? मोल। अगर मोल में अन उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? अनमोल। अनमोल। जैसे मूल शब्द है पढ़, और इसमें क्या जोड़ दिया? अनुपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अनपढ़। जैसे मूल शब्द है अधिकार, क्या है? अधिकार। अधिकार में अनुपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? हम्म, हाँ, अंधिकार। हम्म, अंधिकार। हाँ हाँ, अनाधिकार ये भी कर सकते हो, सीधा बन जाएगा अनाधिकार। हाँ, अब सही है, अनाधिकार लो, ऐसे बना लो। पर शुद्ध जो होता है वो यही होता है, अनधिकार। नेक्स्ट देखिए अद उपसर्ग। अध। अध का जो भावार्थ होता है वह होता है आधा। क्या होता है?
आधा। अध। आधा। जैसे मूल शब्द है खिला, अगर अध उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अध खिला। जैसे मूल शब्द है मरा, मरा, अगर अध उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अधमरा। जैसे मूल शब्द है पका, अध उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अधपका। सिंपल है भाई, सीधा जोड़ना है। नेक्स्ट उपसर्ग है उन। उन का जो अर्थ होता है वह होता है एक कम। क्या होता है? एक कम। जेलों में भी आया हुआ है आपके, जिसने पेपर दिया उसको पता होगा। उन, उनका जो भावार्थ होता है वह होता है एक कम। अगर ये जो लिखा गया है उन, ये होता है तत्सम में। किसमें है? तत्सम में। अगर तद्भव में बात करें तो ऊन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऊन। बात क्लियर है ना? जैसे ऊन का भावार्थ क्या है? एक कम। जैसे 49, मतलब 49 का मतलब क्या हो गया? उन प्लस 50, 50 में एक कम। ये तो हो गया ना? उन प्लस 50 तो क्या बन जाएगा? उनन 49, 49 बनेगा भाई। 49। जैसे 20 में उन उपसर्ग जोड़ दो। क्या जोड़ दिया? 20 में उन उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बनेगा? 19। जैसे 30 में उन उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बनेगा? 29। 29। हाँ, संधि कहाँ है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? मैंने बोला ना, तद्भव है। ये क्या है? अपन कौन से उपसर्ग पढ़ रहे हैं? हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या होता है? तद्भव भाषा, मतलब हिंदी जो भाषा है, जब इसमें शब्द लिए जाते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं? लोक व्यवहार से लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? लोक व्यवहार में। कि अपन लोक व्यवहार में प्रचलित क्या है? जो चीज लोक व्यवहार में प्रचलित है, जिस जैसा अपन बोलते हैं, उसका ऐसा ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था, उन प्लस 50, 50 में एक कम, बनना क्या चाहिए था? उन। अब यहाँ पर पे कहाँ गया? पे हट गया ना, क्योंकि बोला ही ऐसे जाता है। लोक व्यवहार में बोलते क्या है? 49। ठीक है, तो लोक व्यवहार में जो बोला जाता है उसको ऐसा ही लिखा जाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट उपसर्ग है औ उपसर्ग। औ। औ उपसर्ग का जो भावार्थ होता है वह होता है हीन या निषेध। लिख लिया ना ये? औ। औ का जो भावार्थ होता है वह होता है निषेध या हीन। जैसे आपने सुना हो औघड़, औघट, औचक, सुने हैं शब्द? औघट, औघट, औघड़, नहीं सुने शब्द? औगढ़ महात्मा, अब सुना है? औगढ़, जो जिनकी क्रियाएं ही
सामान्य लोगों जैसी नहीं होती है, बिल्कुल विपरीत क्रियाएं होती हैं, उल्टा उल्टा काम करते हैं वो सारे, होते हैं अवगढ़। ऐसे ही अवघट, अवघट बोलते हैं कि ऐसा स्थान जहां पर पहुंचना पहुंचना क्या हो जाए, कठिन हो, वो होता है अवघट। दुर्गम स्थान, उसको बोलते हैं अवघट। अवघट बोलते हैं जिनकी सामान्य क्रिया ही ना हो, मतलब जिस मनुष्य की सामान्य क्रिया, मतलब अवघड़, अवघड़ ऐसे महात्मा होते हैं जो मतलब या तो शरीर नीचे है ऐसे ही लंबे समय तक खड़ा है क्रिया करके, या हाथ ही परमानेंट ऊपर ही कर रखा है, मतलब कांटों पर सो रहा है, मतलब ऐसी जो क्रियाएं हैं अवघड़। ठीक है। ऐसे ही बनता है औचक, औचक। चक में क्या जोड़ दिया, औ उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, औचक। औचक का अर्थ होता है अचानक या एकदम। क्या होता है औचक, औचक को बोलते हैं अचानक या एकदम। नेक्स्ट उपसर्ग है कु उपसर्ग। कु, कु का जो भावार्थ होता है वह होता है बुरा। बुराई लिख लो, बहुत है। जैसे मूल शब्द है रूप, रूप में कु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन जाएगा, कुरूप। जैसे मूल शब्द है संग, कु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन जाएगा, कुसंग। जैसे मूल शब्द है कर्म, कर्म में कु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन जाएगा, कुकर्म। बात क्लियर। जो आज पढ़े समझ में आए या नहीं आए, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल चल रहा है टॉपिक। निकिता, प्रियंका, इधर आप दोनों, सबको क्लियर है ना। ठीक है, कल इससे आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।